हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर पशुपालन श्री गंगानगर, उपस्थित बंधुओं और हमारे बुजुर्ग जो मेरे साथ बैठे हैं उनका नाम भूल गया हूँ, आत्माराम जी, अभी याद रखूँगा क्योंकि ये नाम मैंने पिछले 2-3 मीटिंगों में नहीं लिया। तो मैं सोच रहा था इनके बारे में, अब मुझे समझ आ गया कि हमारे साथी हैं। पहले मैं सोच रहा था ये राजस्थान वालों से ही हैं, तो रात को सोए हैं तो ध्यान आ गया। उपस्थित बंधुओं, अभी बहुत सारी जानकारी श्रीमान विनोद जी ने दी, आर के बिश्नोई जी ने दी, और बहुत अच्छा है कि राजस्थान में जो बिश्नोई समाज है वो जीव कल्याण, पशु कल्याण के लिए काम करता है। अभी मैं बात शुरू करता हूँ। मुझे कल आर के बिश्नोई जी से मैंने बहुत सारी बातें गाड़ी में सुनी बिश्नोई समाज के संदर्भ में। तो वो बात कह रहे थे गुरु जम्बेश्वर जी या भगवान जम्बेश्वर जी ने जो वैज्ञानिक पक्ष था उसको धार्मिक पक्ष में बदलने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे। अब आप सोचोगे कि वैज्ञानिक पक्ष को धार्मिक पक्ष में क्यों बदला जाता है, कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रगतिशील उस वक्त नहीं थे। हम मीन्स हमारा पूरा हिंदुस्तान, प्रकृति में जो लोग रहते हैं वो सब, उस वक्त का जो विज्ञान था वो इतना फॉरवर्ड नहीं था कि गाँव में जाकर के महाराज जी उसका उपयोग बता सकें। परंतु संत भगवान जम्बेश्वर जी ने पेड़ पौधों की रक्षा बताई। तो पेड़ पौधों पे बहुत ज़्यादा ध्यान पहले लोगों का नहीं था, पेड़ों पर, प्रकृति के साथ। लेकिन अभी जब कोरोना आया तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वही बात कही कि जो भगवान जम्बेश्वर जी ने कही थी ना। तो यानी उनका विज्ञान 500 वर्ष पूर्व, 550 साल पहले वो उस विज्ञान को समझ गए थे कि आगे चल करके ये प्रकृति में होने वाला है। हिंदुस्तान में नहीं होने वाला, पूरे संसार में होने वाला है। कोरोना पूरे संसार में ही आया ना, कोई हम तक तो रहा नहीं सीमित। और प्रकृति का कितना बड़ा योगदान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, इसको उन्होंने धार्मिक पक्ष के साथ आपको समझाने का इसलिए प्रयास किया कि आप पेड़ों में भगवान को देखो, पेड़ों को बचा सको। और बचाओगे कब? जब आपको उनसे कोई लगाव होगा। तो उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से आपको पेड़ों के प्रति आप में एक लगाव विकसित किया कि जिससे आप आगे चल करके उन पेड़ों की रक्षा कर सको और उनसे अपने आप का जीवन सुधार सको। प्रकृति में पेड़ कितने जरूरी हैं, इसका कितना ही बड़ा व्याख्यान हो सकता है। परंतु पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ जीव जंतु भी कितने जरूरी हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि पेड़ों को जो सामग्री चाहिए, पेड़ों को जो गोबर चाहिए, पेड़ों को जो खाद चाहिए, वो कहाँ से विकसित होता है? जीव जंतुओं से। एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के पूरक होते हुए उन्होंने दोनों को बचाने के लिए आपको संदेश दिया। और दोनों को संदेश देते हुए आपको धर्म से जोड़कर उसकी आध्यात्मिक व्याख्या कर, जैसे पीपल में क्या होता है, ऑक्सीजन तो वैज्ञानिक पक्ष है, लेकिन धार्मिक पक्ष में उन्होंने समझाया। क्योंकि आप कहते जी ऑक्सीजन निकाल के दिखाओ कैसे होती है, कह सकते थे ना उस वक्त, वो कैसे प्रूफ करते आपको? तो वो उसका एक वैज्ञानिक पक्ष था। परंतु उन्होंने उस वैज्ञानिक पक्ष को धार्मिक पक्ष में कहा कि पीपल में भी देवता का वास होता है, इसलिए पीपल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब साइंटिस्टों ने कहा कि पीपल में ऑक्सीजन होती है, वो आपको दिखा भी सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों को उन्होंने धार्मिक दृष्टि से आपके सामने रखते हुए और ये प्रयास किया कि आप प्रकृति को बचाए रखें। और प्रकृति को बचाने का बहुत अच्छा साधन उन्होंने ये अपनाया कि आप धार्मिक विचारों के साथ उस पर काम करें। तो वो बहुत दूरदृष्टि के व्यक्तित्व थे। उन्होंने 500, 700, 1000 साल आगे का भारत अपने आंखों के अंदर देख लिया, अपने सपनों में देख लिया, और प्रकृति को समझ लिया कि आगे चल करके प्रकृति में बहुत कुछ इस तरीके का होने वाला है जिसको अभी से बचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। उस पर अलग अलग तर्क हो सकते हैं, वितर्क हो सकते हैं, पर उसका फाइनल रिजल्ट जो आज हम देखते हैं कि वो विचार सत्य में ही सत्य थे, सच में ही सत्य थे, और उन पर चलने की आज आवश्यकता आ पड़ी है, उनको आपने पूरा करना चाहिए। दूसरा, कल से जब हम इस पूरे जिले में घूमे, श्री गंगानगर में
एक थोड़ा सा मुझे सही बात नहीं लगी, वो भी शेयर करूंगा। मैंने विश्नोई जी को भी कहा, विनोद जी को भी कहा कि ये विश्नोइयों का इलाका है, यहाँ पर इतने पेड़ होने चाहिए। चलिए, जीव जंतु तो प्रकृति का एक तरीका है, उनको जब जितने होंगे उनकी रक्षा हम कर सकते हैं, उनको संरक्षित हम कर सकते हैं, पर पैदा हम नहीं कर सकते। लेकिन पेड़ों को तो हम लगा सकते हैं ना, पर वो नहीं है। और बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे नीम के पेड़ हैं, इनको बहुत ज्यादा मीठा पानी नहीं चाहिए, ये तो आप लगा ही सकते हैं। अगर बहाना ढूंढना नहीं लगाने का तो आप कह सकते हैं साहब यहाँ पर पानी नहीं है, गर्मी बहुत है, पेड़ों को कैसे हम संभालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, पेड़ों को आप संभाल सकते हैं। उन पेड़ों को तो लगा ही सकते हैं जिनको पानी की कम से कम आवश्यकता होती है। नीम का पेड़ है, और ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं? खेजड़ी है, कीकर है, और बताइए। अच्छा, ऐसा पेड़ बताइए, क्योंकि हम ना ये लेक्चर देने नहीं आए, समझने और समझाने आए। आप मुझे ऐसा पेड़ बताइए, आप ही बताएंगे, यहाँ से कोई नहीं बोलेगा, कि जो फल देने वाला भी हो, पैसा देने वाला भी हो, ठीक है, और किसान की आमदनी बढ़ाने वाला भी हो, और जो बगैर पानी के या कम पानी में हो जाए या खारे पानी में हो जाए। एक खेजड़ी, और आंवला, और बेरी। बेरी कौन से वाली? नहीं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने भारत सरकार में डायरेक्टर रहा हूँ, हरियाणा में कमिश्नर रहा हूँ। उस सब को छोड़ के 10 साल मैंने पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया। सिर्फ अभी मुझसे 3 स्टेट छूटे हैं, बाकी मैं सारा देश घूम लिया है, कहाँ पर कैसे क्या हो सकता है। पर अब आप ही मुझे समझाएंगे, बेर कौन सा लगेगा? छोटे वाला? अच्छा, मोटे वाला भी लग जाएगा। अच्छा, और बताइए। चलिए, और हाँ, खजूर। और बताइए। अच्छा, चलो एक बात पूछता हूँ, 1 बीघा जमीन 3000 गज होती है, यहाँ वाला जो बीघा इतना ही है ना, 3000 गज में कितने आप लोग एक साल में 1 बीघे से कितने पैसे की फसल उगाते हैं? जहाँ पर पानी है, जहाँ पानी नहीं है उसको छोड़ दें, जहाँ पूरा पानी है, साल में आपको कितने पैसे की फसल होती है? फसल तो उगाते हैं ना, खेती करते हैं ना, 60,000 रुपए। 50,000। बहुत अच्छा। और चलो, बहुत अच्छी, ये थोड़ी और रिफाइंड बात है आगे बढ़ करके कि 10,000 मान लेते हैं। तो 10,000 रुपये आपने 1 बीघे में कमाया, इतना ही हुआ ना। अच्छा, अब एक मुझे और फसल बताई थी जो सरसों जैसी होती है पर कम पानी में हो जाती है, कौन सी थी? तारा मीरा। बोते हैं उसे आप? तारा मीरा लगाते हैं ना? बारिश से होती है। अच्छा, और तारा मीरा क्या रेट बिकता है? 4,500 6,000। आपको मैंने किसी को बुलवाया था कि तारा मीरा थोड़ा लेकर के आना, मैं समझूंगा कि हम तारा मीरा पर आगे क्या काम कर सकते हैं जो आय बढ़ाई जा सके। अच्छा, कह रहा हम वापिस आते हैं, उस पे करेंगे, पर जो कर रहे हैं वर्तमान वहीं आते हैं कि आपने कहा 10,000 रुपये बीघे, 1 बीघे का ठेका आता है, हम उसी को अपनी कमाई मानते हैं। और मैंने आपसे पूछा, आप ऐसे मत सोचना, गंभीरता पूर्वक चिंतन करना, मैं आपको वहां ले चलूंगा यहीं बैठे बैठे कि जहां पर पानी नहीं है लेकिन फसल इतनी है जहां पर वो 1 बीघे में 3 लाख रुपए तक का पैदा करते हैं। और उसके लिए अब मैं बोलूं कि आप 5 साल इंतजार करो, वो तो आप नहीं करोगे, पर कुछ चीजों में आप 5 साल इंतजार करेंगे, पर कुछ चीजें 2 साल में आपको रिजल्ट देने लगती है और अच्छे वाला देने लगती हैं। तो हम ये कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी जमीन पे मेरे कहे अनुसार काम कर दीजिए, परंतु यदि आपके पास 25 बीघे जमीन है तो 20 बीघे आप वही करिए जो आप कर रहे हैं परंपरागत, और 5 बीघे वो करिए जो कम पानी में मैं कुछ बताऊंगा, जिससे जब आपको 5 का परिणाम अच्छा आना लगे तो फिर आप कन्वर्ट करिए 25 बीघे को भी, ठीक है। तो जो खजूर का पेड़ है वो कम पानी में पैदा हो जाता है और खजूर 5 साल में, वैसे तो आजकल जो नया उसका
ब्रीड सुधार करके आया, उसमें 3 साल के बाद फल देने लगता है, पर 5 साल में वो अच्छा फल देने लगता है। और एक खजूर के पेड़ से कितने पैसे की वसूली हो जाती है मालूम है आपको? मतलब कितना खजूर बिक जाता है? अच्छा, हाँ,